नमस्कार, मेरा नाम संगम है और आप देख रहे हैं सिवनी की बात सिवनी लाइव पर। आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के डेलीगेट राजा बघेल जी। आज हम उनसे बात करते हैं और सर हमारी बात ऐसी नॉर्मल चलेगी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिवनी लाइव पर। आप जो इंटरनेट पे जब सबसे ज्यादा जो वायरल होते हैं वीडियो सिवनी के नेताओं के विपक्ष के तौर पे, तो सबसे प्रबल आवाज आपकी निकल के आती है। ऐसा आप में क्या लगता है आपको कि आपके ही वीडियो या बयान ज्यादा वायरल होता है? नहीं, दरअसल बयान या वीडियो का मामला नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से शासन प्रशासन से लड़ने का एक अनुभव है जी। और हमेशा से हमने देखा है कि शासन के लोग या प्रशासन के लोग कोई भी आंदोलन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको दबाना चाहते हैं। और दबाने के लिए वो जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस तरह का भाषा विन्यास या शब्द आम जनता के पास या लोगों के पास सामान्य तौर पे नहीं होते। और दूसरी बात, लोग शासन और प्रशासन से किसी भी तरह से ऐसी बात करने से डरते हैं कि वे अधिकारीगण नाराज ना हो जाएं। चूंकि मेरा एक अनुभव है छोटा मोटा, मैं बहुत लंबे समय से छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब इस तरह की कोई बात होती तो पहले तो वीडियो नहीं बनते थे। और अब बन जाते हैं। और अब बन जाते हैं तो लोगों को अभी भी वो दीवार मूवी में जो अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी से लेके आज तक और अनादिकाल से एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की बात कल्याण, बिल्कुल। अब उसमें वायरल हो जाते हैं। आपको राजनीति में कई वर्ष हो गए हैं, तो आप हमें बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और अभी तक का आपका सफर जो है वो कैसा रहा? दरअसल राजनीति की शुरुआत हुई थी, मंडल कमीशन की एंट्री हुई। बिल्कुल। मंडल कमीशन की एंट्री हुई तो सारा देश उस समय आरक्षण विरोधी आंदोलन का पैरोकार बन गया। तो उस समय एससी एसटी ओबीसी की जात के छात्रों के बीच में न इतना मतभेद था और न इतनी सारी बातें थी। इस तरह का कोई जाति भेद का मामला नहीं था। सब हवा के साथ या बातों के साथ चलते थे। तो हम और हमारे जैसे अनेक साथियों को लगा कि पूरे भारत में हो रहा, मतलब ये सही है। हम तो उसके एफर्ट बटन उस समय गए नहीं। तो मैं और मेरे साथ के अनेक साथी, जिसमें सभी जाति वर्ग के साथ शामिल थे, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है। तो हम उसके आंदोलन में मिशन स्कूल में पढ़ते थे, हम उसके मिशन स्कूल के अगुवा बन गए। और उस आंदोलन के दौरान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समय तक यदि शालाएं बंद रही तो उसी दौरान रही। और उस आंदोलन के दौरान कॉलेज के छात्रों का उस समय जलजला होता था, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने उफान में थी। तो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में जब बातचीत हुई इस आंदोलन को लेकर, तो उनकी असहमति के दौरान जो मेरी भूमिका थी, हमारी उनसे असहमति थी और कॉलेज के लड़कों को कोई कुछ बोल नहीं पाता था, पर हमने अपनी बातें रखी। उस बात को लेकर वो नाराज भी हुए, पर हम अपने स्टैंड में कायम रहे। तो बस फिर धीरे 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 हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन गए। यह है राजनीति की शुरुआत। तो वहां से आपकी शुरुआत हुई। हाँ। तो छात्र राजनीति आज के दौर की देखें तो आज चुनाव बंद हो गए हैं, चुनाव सरकार करवा नहीं रही है छात्र राजनीति में। कॉलेज में चुनाव होने बंद हो गए। एक बार हुआ था 10 साल, शायद कुछ 10 साल हो गए करीब उसको हुए। तो आज की राजनीति में, छात्र राजनीति में और उस समय की राजनीति में आपको क्या अंतर लगता है? दरअसल क्या है, आज जितने भी बड़े लीडर हैं आखिरी दौर के, है ना, अब तो आखिरी दौर कहूंगा क्योंकि अब तो कारपोरेट और सेटअप से लीडर आने लगे। उस दौरान जो भी अच्छे नेता देश में आए, आप संसद के यदि जो सत्र हैं या उनकी बहसें देख लोगे तो उनका स्तर समझ में आता था, उनकी गरिमा समझ में आती थी, उनकी मर्यादा समझ में आती थी। और हमेशा ऐसे विद्रोही युवा राजनीति में स्थान प्राप्त कर लेते थे और समाज में जिन्होंने कॉलेज के समय में किसी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। और उस समय कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, युवा, वो न केवल कॉलेज या उसके इश्यूज के रिगार्डिंग आवाज उठाते थे, बल्कि समाज में या देश में कोई घटनाक्रम होता था तो उसके खिलाफ भी वो लोग अपनी आवाज उठाते थे। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से हमको समाज में ऐसे युवा जो भविष्य में समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, उन लोगों की जो है आहट
भविष्य की, वो वहीं से दिखती थी और वो निकल के आते थे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जिसने कई तरह के बहाने लेके धीरे 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 स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया, इलेक्शंस को खत्म कर दिया। फिर छात्रों के दबाव में इलेक्शंस लाए, तो इलेक्शंस लाए तो बोला मेरिट बेसिस होगा, दिस दैट, या कई तरह की पाबंदियां लगा दी। तो मैं मानता, मेरा एक मतलब इसमें मानना है कि वास्तव में देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाली विधानसभाएं, राज्यसभाएं जो हैं, विधान परिषद है और संसद है, यहाँ पे तो आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जा रही है। लेकिन जब आप एक नए आदमी की, ऐसे आदमी की एंट्री नहीं हो जाए जो व्यवस्था के खिलाफ आपका सिंहासन हिला दे, आपकी मंत्री की, सांसद की, मुख्यमंत्री की और सरकार की कुर्सियां हिला दे, तो उसमें आपने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि मेरिट बेसिस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और अंततोगत्वा धीरे धीरे करके उन इलेक्शंस को खत्म कर दिया गया। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसान है। क्योंकि हमने भी पिछले दिनों देखा, पिछले 4-5 सालों में ये हुआ है कि सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है, JNU, जामिया, यहाँ पे आंदोलन बचे हुए थे, लेकिन वहां भी लाठीचार्ज, यूनिवर्सिटी में कैंपस में पुलिस को भेज देना, ये सब हुआ है पिछले सरकारों में। तो ये आपको क्या लगता है कि सरकारों का योगदान है खत्म करने में, या इसमें आप पार्टी से अलग होके कुछ कहें कि कांग्रेस भाजपा दोनों की? कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ये JNU तो देशद्रोहियों का अड्डा है, ठीक है ना, व्यभिचारियों का अड्डा है। दरअसल सिस्टम को जो चीजें पसंद नहीं आती तो वो उनके बारे में इस तरह की बातें कहता है, ठीक है। और भारत की यदि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को देखोगे, दुनिया के अगर नंबर की रैंकिंग में देखोगे, तो फिर वो JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया कैसे आती है? ये सवाल में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भावनाओं का भारत है और भावनाएं सवाल पूछने की इजाजत नहीं देती। हो सकता है कि आज आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कल मेरे घर के सामने भी देशद्रोही की तख्ती बन जाए। तो सवाल ये है, और अभी मैंने देखा कि बड़ा तक्षशिला में जाके प्रधानमंत्री और माननीय JDU के CM साहब नीतीश कुमार जी भारत के गौरव को पुनर्जीवित कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भारत का गौरव था, नालंदा या तक्षशिला या सारा कुछ। लेकिन जिस तरह से प्रेजेंटेशन हो रही है कि किसने जलाया है, अब उसके बारे में आपका इसमें कैमरे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो वही है क्या कि बाबर के नाम से बिल फाड़ दो, अकबर के नाम से बिल फाड़ दो, और फैक्ट में नहीं जाना चाहो, कहीं कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। और एक तरफ यदि आप नालंदा और तक्षशिला को जीवित करने की बात यदि कर रहे हो सपोज, तो सही बात है, क्योंकि जिस देश में पढ़ाई का माहौल उन्मुक्त होगा वो देश तरक्की करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही उन्मुक्त माहौल आप JNU में और जामिया मिलिया इस्लामिया में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। शर्त लागू कर दी। शर्तें आपके हिसाब से हैं कि जहां आपकी भावना के लोग हैं या आपकी चीजों से लोग इत्तेफाक रखते तो वो देश का गौरव है, और यदि लोग आपकी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते तो देशद्रोही चीजें। तो जब हम राजनीति और छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हम सिवनी में आते हैं। सिवनी में आपको ऐसा कौन नेता लगता है यूथ में? आप की एक पीढ़ी हो गई है, लेकिन यूथ में जो अभी नई फसल आ रही है, इसको नई फसल कहेंगे, पक्ष विपक्ष आप दोनों को ध्यान में रख के आप ऐसे दो नाम हमको गिना दें तो बेहतर होगा। कांग्रेस और भाजपा या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा कुछ नहीं लगती। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है। आप चाहे NSCI में जुड़े हो, समता मंच में, किसी और में। तो होता क्या है कि मैं ध्यान करता हूं कि जब कॉलेज के इलेक्शन अच्छी स्विंग में चालू हुए तो एक सुयश अग्रवाल थे, ठीक है, तो वो एक बड़ा मुखर स्टूडेंट लीडर था उस समय। उसको तो ABVP से थे, उनको उनकी राजनीतिक आपसी चीजों ने खा गई। एक सुनील बघेल थे, ठीक है, एक ठीक ठीक स्टूडेंट लीडर थे, आज भी उनकी वॉइस में दम है, पर उनको कभी कोई मौका ही नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी से। सुनील बघेल जी अभी शायद भारतीय जनता पार्टी किसी पद में भी है। और हम तो इंस्पायर हुए थे, एक आलोक ताम्रकार थे, हमारे बड़े भाई थे, मित्र थे, उनकी एक रैली से लौटने के दौरान मृत्यु हो गई थी। हम उनके माध्यम से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, तो हमने उनसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के गुर भी सीखे और ट्रिक भी सीखे। उस समय गिरधर भवन उर्मिला वर्मा जी का आवास था जी। और गिरधर भवन से यदि थाने में किसी ऑफिस में फोन चला गया तो अधिकारी खड़े होकर सैल्यूट करते थे।
तो वो अहिंसा कॉम्प्लेक्स के टेलीफोन फोन बूथ से 1 रुपए का सिक्का डाल के कहते तुम गिरधर बाबू से बोल। हम उनके पीछे खड़े रहते थे हाँ और हमारे पे साजिक कुछ समझते हो तो ऑफिस में फोन करा 2 मिनट बाद। तो छात्र राजनीति आपको हर तरह की चीजें सिखाती है, ठीक है। तो वो बड़े मतलब एक क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे और उस छोटी सी उम्र में उनका शासन प्रशासन में खासा दबदबा था। तो इसी तरह से था। और आप जैसे पूछ रहे थे अच्छे लीडर्स के नाम, तो अच्छा तो कोई होता नहीं, बुरा कोई होता नहीं, लेकिन ताकत के साथ आवाज रखना है। हाँ, मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था कि सिवनी में ऐसे कौन युवा नेता आपको नजर आते हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके नेटवर्क रहते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूथ जब बोलता है तो उसके घर पे दबाव आ जाता है, या कोई पुलिस वाले अगर उनको फोन करते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कौन है जो इन सब से उभर के अभी आपको दिखता है कि ये आने वाले समय में बड़े नेता के रूप में दिख सकते हैं? अब देखो आने वाले दौर का जो कोई बड़ा नेता बनेगा जी। उसकी कोई आवाज वो उभरेगा नहीं, कितना भी अच्छा हो वो खत्म हो जाएगा। हाँ। उसके पापा के पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, वो सोशल मीडिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, उसके पोस्टर बैनर कितने लग सकते हैं, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है ना। तो यार नेता तो वही बनेगा, यानी बात खत्म करो। मतलब लोकतंत्र का इतना गहरा नुकसान है जिसको आप हमें आज भले हंस के खारिज कर रहे हो। और मेरे बेटे के लिए मेरे बाद राजनीति में आना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक मजदूर के घर का बेटा, किसान के घर का बेटा, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिनके पास एक सिंगल रुपया भी फालतू खर्च करने के लिए नहीं, पर बेचारों की वैल्यू नहीं है। कोई पूछेगा नहीं, आप हम नेता ही नहीं मान दिखावा रहे। वाली राजनीति बहुत हाँ, लोग हावी उसी होती को है। पसंद कर रहे हैं, हम लोग भी- स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लेते हैं। हम इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं हमारे इंटरव्यू में कि आजकल यूथ जो जो भी नए हम नेताओं को देखते हैं, सिवनी में आप निकलो तो उनकी तस्वीरें, पोस्टर और अभिनंदन, शुभकामनाएं ऐसे दिख जाएंगी। वो अपने आप को युवा नेता कहते हैं। तो आपके लिए किसी युवा नेता की परिभाषा क्या होगी? अगर आप किसी में देखोगे कि ये युवा नेता, मैं कहने लायक हूँ कि ये युवा नेता है, तो आपके लिए क्या परिभाषा होंगी या क्या चीजें होंगी कि वो युवा नेता कहलाए आपकी नजरों में? युवा नेता की तो परिभाषा यार यह होना चाहिए कि उसमें आपसे आमने सामने बात करने का साहस हो और जनता के लिए तो लड़ने की बाद में बात है, जो अपने खुद के अधिकारों के लिए ईमानदारी से लड़ सके, है ना। और अपने ऊपर वालों से, क्योंकि लड़ना ऊपर वालों से, नीचे वालों से और साथ वालों से नहीं। यदि किसी में ईमानदारी से, तर्कपूर्ण ढंग से, कानून के दायरे में रह के बात करने का साहस है और मौका पड़ने में जनहित के विषयों को लेके, अपने विषयों को लेके खुद त्याग करने की कुछ हिम्मत है ना, और इससे ज्यादा मौका पड़ने में जेल जाने की हिम्मत है, तो आप युवा नेता होने का दावा करो। पर ये तो अब एक नकली परिभाषा है, इसका कोई अर्थ बचा नहीं। आपने इतने सारे फिल्टर लगा दिए हैं कि मुझे नहीं लगता इतने पोस्टर बॉय होंगे वो किसी भी पैमाने में फिट होते हाँ, होंगे। सुविधा की राजनीति है। और अभी तक हम देखते हैं कि जो पक्ष वाले युवा नेता हैं, जिनकी सरकार है, जिनके विधायक हैं, वो ज्यादा पोस्टरबाजी करते हैं बनस्पत विपक्ष वाले। जब विपक्ष अपनी सत्ता में आएंगे तो शायद वो भी यही करें। लेकिन अब इसी से एक और सवाल ये है कि सिवनी विधानसभा में आते हैं हम। सिवनी विधानसभा में पिछले 35 सालों से कांग्रेस का कोई नेता नहीं जीत पाया, विधायक नहीं बन पाया। तो इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? सिवनी विधानसभा में जो पिछले 35 सालों में कांग्रेस से कोई विधायक नहीं बन पाया, इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। रमेश जैन आखिरी विधायक थे। जी। उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ताओं में का, या हमारा मानना है कि टिकटों के देने में किसी न किसी लेवल पे गड़बड़ी हुई। उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, या किन लोगों की सोच थी, या किस तरह से वो सोचते थे, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। और कालांतर में आफ्टर मंडल कमीशन जातिवाद का जो जहर घुला, जातिवाद के जहर के घुलने ने भी यहाँ पर राजनीति को बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो युवा क्रांतिकारी या जो तेज तर्रार लीडर थे, उनको कभी मौका नहीं मिला। एक दिलीप सिंह बघेल थे, 4 गांव जैसे छोटे से गांव से आते थे, बड़े क्रांतिकारी स्टूडेंट लीडर थे, शहर में गांव में समान रूप से प्रभाव रखते थे, लेकिन उनके पास पैसा, साधन, संसाधन कुछ नहीं था। आउट हो गए सिस्टम से, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, एक अलग बात है। मोहन सिंह चंदेल थे,
युवा क्रांतिकारी लीडर थे, भगवान ने मौका दिया पर साधन संसाधन नहीं थे। तो कई तरह की बातें हैं, क्योंकि पिछली बात तो अगर बोलो तो पिछले 33 साल से विधायक नहीं है, पर उसके बाद के दौर जो बदले उसमें विधायकी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिस्टम हो गया कि आपके पास पैसा कितना है। ठीक है, तो अब जैसे इस बार की टिकट ले लो, मुनमुन को और आनंद को टिकट मिली तो अब टक्कर होगी। लोग टक्कर राजनीति में वोट से नहीं मान रहे हैं, पैसों से अब दोनों तरफ से पैसा निकलेगा। आदमी पैसे से राजनीति काउंट करने लगा तो कोई क्या करे। बिमला वर्मा इतनी ईमानदार लीडर थी कि अभी उनके घर का मकान भी नहीं पुत पाता था उनके रहते ही भी। पर ईमानदार लीडर की क्या कदर है। पंडित महेश प्रसाद शुक्ला इतने ईमानदार लीडर रहे, ठीक है, कि जब वो मंत्री पद से हटे तो मैंने कई बार देखा कि वो शुक्रवारी से पैदल चले जाते थे, कोई नमस्ते करने की जहमत नहीं उठाता था। तो सवाल यह है कि ईमानदारी की कदर क्या है, और जिसके पास पैसा नहीं उसका राजनीति में भविष्य क्या है, जिसके पास है ना। पर ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि लोग इन सब चीजों से तंग आकर एक रिबेल कैंडिडेट को, कहीं निर्दलीय को जिता देते हैं, ठीक है, कहीं बिल्कुल एक गरीब आदमी को जिता देते हैं। पर ये किसी एक क्षेत्र में भावना के आधार पर ये मुद्दा काम करता है, ये भी गलत है। केवल ये भावना कि यार अब इनको छोड़ के हम एक मतलब जो एक थर्ड जेंडर है, कभी कभी ये भी उदाहरण आए शेड्यूल में वहां, हम उसको जिताए, तो ये भावनाओं के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये सिलेक्शन बातचीत के आधार पे होना चाहिए। और जैसे अब मैंने अपने सर्वे करवाया तो शहर के बहुत सारे लोगों को कहना था अरे गुंडा राज हो जाएगा, गुंडे हैं वो। तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो गुंडा हूं और हमको अपने आप को गुंडा कहने में कोई शर्म नहीं है। पर सवाल यह है कि गुंडागर्दी की परिभाषा क्या। अच्छा, आपने अपने लिए सर्वे करवाया था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हमारे कहा कि गुंडा राज हो इसमें हमने अपने कुछ जानने पहचानने वालों के पास जो हमारे बड़े करीबी दोस्त होने का दम भरते हैं, जो मौका पड़ते हैं कि तुम्हारा पसीना बाद में गिरेगा, खून में बहा दूंगा, जब उनसे अकेले में कोई सर्वे वाले ने बातचीत किया यार उनकी इमेज ठीक नहीं है, गुंडे हैं, कोई बात नहीं श्रीमान। तो सवाल ये है कि गुंडे की परिभाषा क्या है ना। तो गुंडे की परिभाषा क्या है कि आदमी कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए जो गुंडा ना हो, और वो गुंडा कैसे नहीं हो, जो उनके साथ मिलके चले, उनके पाप कार्यों में सहयोग करने का कठोर बड़ा मजबूत वचन दे। वो जनता के लिए लड़ने वाला आदमी तो गुंडा ही कहलाएगा, बेवकूफ कहलाएगा। वो तथाकथित सभ्य समाज जो अपने आप को सभ्य होने का ढोंग करता है, जिसको हर बुरे समय में हमारी मदद चाहिए, ठीक है ना। पर जब मौका आएगा चुनने का तो उसको कैसा आदमी चाहिए, जो सोफिस्टिकेटेड हो, जो उनके घर में चुपचाप से अंदर आके नाश्ता करे, और उनका यदि कोई विवाद हो गया तो उनके गलत में भी उनका सपोर्ट करे, तो फिर वो आदमी सही है। तो गुंडे की परिभाषा क्या होती है। गुंडे की परिभाषा, मेरा मानना है कि नेता को तो गुंडा होना चाहिए। नेता गुंडा नहीं होगा, नेता दमदार नहीं होगा, नेता दबंग नहीं होगा। और इसका उदाहरण बताता हूं। हमारे एक मित्र थे पप्पू पांडे, एक हमारे छोटे भाई थे संतोष पंजवानी नानू जी, और एक हमारे बड़े करीबी भाई और मित्र मुकेश सक्सेना चीकू। इनने अलग अलग समय में पार्षद की टिकट ली। सब जिला बदर से आए थे, दोनों, पप्पू पांडे और संतोष पंजवानी नानू। गुंडा गुंडा गुंडा, पर वार्ड के लोगों ने वन साइडेड वोट देके उनको जिताया। उनने अपनी भूमिका से न्याय भी किए, ठीक है ना। ठीक है, पप्पू भाई इस भूमिका में फिट नहीं बैठ पाए, पर समाज का, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि दीवार का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को तब भी लोग पसंद कर रहे थे, आज भी लोग पसंद करते हैं लड़ने वाले को, ठीक है। तो सवाल यही है कि राजनीति में यदि आपके लिए लड़ने वाला, भिड़ने वाला, मुकेश सक्सेना चीकू जब पहली बार चुनाव लड़े, अरे तो गुंडे हैं, वो बहुत लार्जेस्ट मार्जिन से जीते, और न केवल जीते, उनने इतनी मजबूत पकड़ बनाई कि दूसरी बार भी जीते, और उसके बाद भी लगातार आज भी उनके वार्ड में प्रभुत्व और पकड़ है। और एक बढ़िया मजे की बात बताता हूं आपको, कांग्रेस बीजेपी करना तो नहीं चाहिए दादा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद लगातार चुनाव नहीं जीतता, है ना। अध्यक्ष बने चाहे कोई, जो भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है तो वो वापस जाके नगर में वोट नहीं मांग पाता, ठीक है। पार्षद लोग भी नहीं मांग पाते। अभी मैं आपको नाम समेत उदाहरण गिना दूंगा। पर कांग्रेस के कई गिनती के पार्षद हैं कि जो मालूम है कि दोबारा ही जीतेगा, दोबारा जीतेगा, चौथी बार जीतेगा। वो शफीक खान हो, चाहे वो महमूद हो, और चाहे मुकेश सक्सेना चीकू हो, ऐसे कई सारे नाम हैं।
तो ऐसा क्या है कि कांग्रेस के लोग बार बार उसी वार्ड से चुनाव जीत जाते हैं, वार्ड बदल बदल के चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सीनियर ही नहीं रहते, एक ही दो बार के बाद खत्म। कारण इसका ये है, जिसका कारण विधानसभा चुनाव हारने में भी कांग्रेस के लगा हुआ है, कि नगर के हिंदू वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के नाम से सब वोट लेते हैं। बड़ा आसान है, कुछ ना करना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक की और ना कोई सांसद की। जनता का सुख दुख दूर करने की जवाबदारी है, ना उनके लिए कोई कष्टहरण करना, क्योंकि वोट अपने आप ही मिल रहा है। इसमें भूमिका आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान वाले जो फैक्टर है उसके, इसकी इतनी बढ़िया भूमिका है, बदले में उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वोट का टाइम आएगा तो लोग चाहे विधायक जी से नाराज हो तो मुनमुन के नाम, वो शिवराज के नाम पे वोट दे देगा, कोई मोदी के नाम पे वोट दे देगा, कोई धर्म के नाम पे वोट दे देगा। इसमें फिर उनकी कोई भूमिका रह नहीं जाती। इस बार दिनेश राय मुनमुन का जितना विरोध था उतना कभी नहीं हुआ होगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी विरोध कर रहे थे और हमारे कांग्रेस के लोगों से पैसा भी ले लिए थे, इसके बाद भी वो अपना वार्ड नहीं हरा पाया कोई उनको। पर पार्षद में उल्टा हुआ, पार्षद उनके पूरे हार गए हिंदू वार्डों से, क्योंकि जनता ने जब पिछले 5-7 वार्ड टर्म से आप देखो, बीजेपी के ही वार्ड कहलाते हैं जिनसे अभी कांग्रेस के पार्षद जीते, पर जब उन्हें देखी जनता, जिसको प्रत्यक्ष ही काम है कि तुम केवल पार्टी के नाम पे जीत के निकले जा रहे हो, तो उनने पार्षद बदल दिए। पर जैसे लोकसभा या विधानसभा का मौका आया तो वही हो गए जहां थे। सिवनी की जनता को मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ, क्यों कि कल सांसद की टिकट कटने का इतना सा शिकन उनके माथे में ना आया है। ये बहुत अजीब भारती बात चाची है। जीत गई हैं, भारती चाची अभी तो चमक रही है सिवनी में। परिसीमन 26 में ड्यू है, जैसे परिसीमन की आहट होगी उधर देखने लगेंगी। जितनी लीड बालाघाट साइड उससे सिवनी से ले जाना। खुश हुए कि ढाल सिंह की टिकट काटे तुमने, मजा आ गया श्रीमान का। अब हम भारती को वोट देंगे क्योंकि सिवनी वाले को मारो लात, सिवनी वाले की सिवनी में जरूरत नहीं है। तो हमारे मित्र है मुनमुन राय, वो भी समझ गए ये बात। उनने सिवनी वालों को नहीं पछाते, तो वे लखनऊ से आए तो सिवनी वाले ने कहा हाँ साले यहाँ सब नालायक है, अपन को वोट बाहर वाले को देना है। तो देखो यहाँ प्रथा है। हमारी बड़ी दीदी नीता पटेरिया जी बे छतरपुर से आई, बे यहाँ सांसद बन गई, विधायक बन गई। रामनगर त्रिपाठी आए, बे बन गए, पर सिवनी वाले ना बन पा रहे। सिवनी का आदमी तो गलत ही है, सिवनी वाले पे विश्वास नहीं कर पा रहे। नहीं, हम नहीं कहते, पर दिख तुझे ही रहा है। तो ये आप भी अभी कांग्रेस की तरफ से विधानसभा प्रत्याशी के लिए दावेदार थे चुनाव के पहले, तो आपकी क्या प्लानिंग थी? ये जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हारी, उसमें आपको क्या लूप होल लगेगा, क्या गलत हुआ जो हार गए, या आप रहते तो आप क्या बेहतर कर पाते? इस पे आप अगर कुछ प्रकाश डालें तो। देखिए क्या प्रकाश डालने जैसा तो हमारे पास कुछ बच्चा नहीं, अंधेरे में घूम रहे हैं, तो प्रकाश डालने की कहानी कुछ नहीं है। सारा प्रकाश डाल पाएंगे हमारे माननीय जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी। उनने पूरी सटीक प्लानिंग के साथ चुनाव लड़वाए थे। इतनी सटीक प्लानिंग थी कि मेरे को लगता है 1 लाख वोट से जीतने का आइडिया पूरा था, उनके पास पूरा प्लान था। तो उनने सबसे पहला तो काम ये कहा कि तुम बैठ जाओ चुप, तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अब कमलनाथ जी बोलते नहीं, पर उनके यहाँ जो लग्गू भग्गू थे उनने ऐसा प्लान करे कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप बैठो। तो चुनाव के दौरान तो हम इसी कमरे में बैठ के जुगाड़ लगाते रहे कि कोई ढंग का काम मिल जाए। और फिर जब नतीजा आया तो जो कुछ नतीजा होना था, बहुत बुरा नतीजा नहीं था, पर अब उसको जिस भी तरह से उन लोगों ने लिया, ठीक है ना। और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए, और पार्टी छोड़ के चले गए। और इस बार लगता है भारतीय जनता पार्टी से उनको सिवनी विधानसभा या केवलारी विधानसभा में से कहीं एक का टिकट मिल ही जाएगा। आप तंज कस रहे हैं? तंज नहीं कस रहे हैं। कोई एक इतना बड़ा आदमी, हमारी पार्टी का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हमारी बेइज्जती हुई, ठीक है। अब यदि वो इतना बड़ा त्याग करके यहां से गए हैं, है ना, तो और उनके 50-60 लाख रुपए चुनाव में भी खर्च हो गए यहाँ पे जो लड़े थे उनने, तो 50-60 लाख रुपए का नुकसान लेके वो वहां गए हैं। 40 लाख रुपए उनके खर्च हुए हैं, वो मैंने उनका एक्सपेंडिचर देखा हूं। तो अब वो 40-50 लाख रुपए का खर्चा भूलने के बाद वो दूसरी पार्टी में गए, तो इतनी बड़ी रकम का खर्चा का नुकसान झेल के आदमी कोई टिकट ही के आश्वासन में गया होगा। तो अब मेरे को लगता है कि वो केवलारी में रजनीश सिंह को हराने की प्लानिंग कर रहे होंगे। बीजेपी तेज है ऐसे मामले में। तो सिवनी से मेरे को लगता है फिर वो दिनेश राय मुनमुन को कहीं नरसिंहपुर से लड़ाएंगे और उनको यहाँ से लड़ा देंगे।
एक और घटनाक्रम हुआ चुनाव के बाद कांग्रेस में कि आपने एक धन्यवाद पोस्ट ज्ञापित किया आनंद पंजवानी जी और राजकुमार खुराना जी को, हाँ जिसमें आपने एक लेटर डाला था कि आपको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। हाँ। फिर उसके बाद ये अचानक हुआ कि आपको किसी विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया। तो ये कांग्रेस में ये कैसे हुआ कि आप एक पल को निष्कासित हुए, फिर आपने धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया, आप रोष भी व्यक्त कर दिया, आपके समर्थकों ने पुतले भी जला दिए, लेकिन फिर उसके बाद आपकी री एंट्री हो गई और फिर उसके बाद बीजेपी, आपके जो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी वो बीजेपी में चले गए। तो इतना जल्दी कांग्रेस में ये प्रोसेस क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। हो सकता है जो कांग्रेस में रहते हैं उन्हें ज्यादा पता हो, तो इस पे कुछ बताओ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि हर दल में आपस में अंदर खींचतान मची रहती है। इसी खींचतान के चलते टिकट पाने वाले कैंडिडेट जिनने हमारी शिकायत की थी, जिनकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी स्वयं की, माननीय आनंद पंजवानी जी की, आनंद पंजवानी जी की पिताजी की और उनके चाचा जी की, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसकी की सफाई मेरे को किसी को देने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो कसमें खा रहे हैं कि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, मेरे द्वारा काम किया गया है और यदि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो दिल्ली भोपाल एक कर देंगे। ऐसा स्वयं आनंद भी कह रहे हैं और उनके पिताजी भी, है ना। अब उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद उनने क्या सोचे क्या नहीं समझे, अब उनको लगने लगा कि हमने सारा कुछ गलत किए हैं, तो उनने कहे कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को पार्टी के अंदर मत रखो। तो मेरे को तो लगता है कि मैंने पार्टी से गद्दारी किया हूं, क्योंकि ईमानदारी का इतिहास तो नहीं के पास है जो मेरे को गद्दार कह रहे थे। उनके पास ईमानदारी का कितना इतिहास है वो दिनेश राय मुनमुन बता सकते हैं, शहर की जनता बता सकती है। और मैं यदि बोलना चाहूंगा तो बहुत आपसी संबंधों में कटुता बढ़ जाएगी, झटका लग जाएगा। मेरा तो मुंह कभी खुला नहीं, जिस दिन खुलेगा तो जवाब देने की स्थिति नहीं बचेगी। लेकिन हमको इतने नीचे के लेवल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कि उनके चाचा संतोष पंजवानी नानू हमारे छोटे भाई की तरह रहे हैं और हम रिश्तों का और पारिवारिक रिश्तों का मान सम्मान रखना जानते हैं। राजनीति बहुत छोटी चीज है। यदि वो जो सोच के ही खुश होते हैं कि हमको गद्दार कह लें तो ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बदले में उनको वफादारी का जो मेडल मिलेगा भी इसी 15 अगस्त को मोदी जी देने वाले हैं लाल किले से, तो अब वो उसके बारे में वही बताएं, क्योंकि ईमानदारी और गद्दारी की परिभाषा में पार्टी छोड़ना है कि पार्टी में रहना है, विपरीत परिस्थितियों में भी। आप एक तरफ कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और एक तरफ आप एक नेता को बनने में कई चप्पल चटक जाती है, चाहे वो आनंद पंजवानी हो, चाहे नानू पंजवानी हो, चाहे उनके साथ कहीं भी गए लोग हो। एक पार्टी किसी एक नेता को सहेजती है, उसको मौका देती है, आगे बढ़ाती है, उसमें पार्टी एक दूसरे आदमी का हक किसी का हक मारेगा तब तो कोई एक आगे बढ़ेगा, और फिर वो आदमी दूसरी पार्टी में चला गया तो हमारा नुकसान है। ये तो हमारा नुकसान हुआ ना। तो हम तो इसको अपना नुकसान मानेंगे, क्या पता किसका देखने का क्या नजरिया है, पर ये हमारी पार्टी का नुकसान हुआ। लोग कहते अच्छे हैं गद्दार थे चले गए, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है चाहे आप जैसे भी थे, यदि हमारे साथ थे तो आपको अच्छा, हम भी तो अच्छे बुरे में साथ रहे ना। हमारे भविष्य के साथ भी हमको लगता है कई बार खिलवाड़ हुआ, पर ये पार्ट है राजनीति का। कोई हर चीज मेरा क्लेम थोड़ी कि मैं जो मांगू वही मुझे मिले, नहीं तुम पार्टी में नहीं रहूंगा, फिर पार्टी की विचारधारा का क्या मतलब है। फिर तो लाभ और नुकसान के हिसाब से पार्टी तय की जाए। अभी तो जो दौर चल रहा है उसमें तो यही लगता है कि किसी भी कांग्रेसी नेता से बात करने का मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी भविष्य के भाजपा नेता से बात कर रहे हो, आप कुछ कह नहीं सकते हो। मतलब मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमन टर्म बन चुका मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीट उन्हें दे दी, फिर विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने अरे आप जैसा बोल रहे हैं, आप देखो आप ही गलत बोल रहे हो जी। हमारी टिकट डिक्लेयर होने के पहले ब्रजेश त्रिवेदी हैं कि यहाँ के भाजपा के नेता, तो ब्रजेश त्रिवेदी जी भी आने को इच्छुक थे हमारी पार्टी में, ठीक है ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ किसी और की टिकट हो जाएगी। अच्छा। तो दूसरी पार्टी से भी हमारे यहाँ आने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस में अभी क्या कमी, आइडियोलॉजिकली क्या कमी रह रही है? आइडियोलॉजी में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है लोग आइडियोलॉजी का बहाना ओढ़ के आते हैं, हमारी पार्टी में हमारे साथ रह के बड़ी बड़ी हमारी आइडियोलॉजी के संबंध में बातें करते हैं, बड़ा भारी लड़ते हैं भिड़ते हैं, और उसके बाद हमको नहीं पता कि वो आर्थिक फायदे नुकसान के लिए आए, निजी लाभ के लिए आए कि आइडियोलॉजी के लिए। तो ऐसे लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग जैसे कांग्रेस से बीजेपी में भाग रहे हैं, वैसे बीजेपी से कांग्रेस में भी आते हैं। तो ऐसे लोगों का तो अब दीन ईमान भगवान अब वो खुद ही जाने, हम क्या कहते हैं उसके बारे में। सिवनी की राजनीति में हम आते हैं। सिवनी की आपको ऐसे 2 नाम बताने
जो आपको प्रभावित करते हैं वर्तमान में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल का नेता हो, आपको 2 नाम वर्तमान में ऐसे बताने हैं जो आपको प्रभावित करते हैं और क्यों करते हैं? और किस तरह से प्रभावित करते हैं? उनके जनता के मुद्दे मुखर रूप से तैयार करने में, या युवाओं की आवाज उठाने में, या जनता की आवाज उठाने में, या अपनी डेवलपमेंट को लेके कोशिश करने में। जो भाजपा में वो प्रशासनिक तौर पे काम कर सकते हैं, जो कांग्रेस में जो विरोधी या विपक्ष के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे कौन 2 नेता हैं आपको छोड़ के? ऑब्वियसली श्रीमान देखिए, ऐसा है, नाम लिए और बदनाम हो। पॉजिटिव वे में नाम लेना है आपको। पॉजिटिव में नाम लिए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये जाएगा कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, और पॉजिटिव वाला कहेगा कि मेरे को क्यों मरवा दिया। यहाँ दादा क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि जो भी हमारे साथ घूमते हैं तो उनके विरोधी बीजेपी में बताते हैं कि राजा बघेल का साथी है, उसके साथ है, तो उसका कोई पद मिलने वाला होता तो उसको कटाने की कोशिश करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि पूरी बीजेपी इनके साथ सेट है। दादा हमारी व्यक्तिगत मित्रता तो सबसे है, सब हमारे साथ यहाँ आते हैं, उठते, और विधायक जी से भी हमारी बहुत पहले नहीं थी, पर अभी इस रिजल्ट के बाद विधायक जी से हमारी बातचीत हुई तो उनसे हमारी गाढ़ी मित्रता है। या रिजल्ट के बाद आपकी मित्रता बढ़ी? हाँ, रिजल्ट के बाद मित्रता बढ़ी, उनने दोस्ती का हाथ बढ़ाए, हमने भी स्वीकार किए। मित्रता में क्या दिक्कत है? लेकिन राजनीतिक तौर पे, विचारधारा के तौर पे हम अलग अलग हैं। हम हमेशा उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे पर बुरे काम का विरोध करेंगे। अभी उनने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, हम उसके विरोध में थे। हमने नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय की विज्ञप्ति बनाने में सहयोग किए। आपकी उनसे बात हुई इस मुद्दे पे विधायक जी से? देखिए श्रीमान, राजनीतिक मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। अच्छा, राजनीति उनकी अलग है, हमारी अलग है। और व्यक्तिगत दोस्ती, व्यक्तिगत संबंध, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और उनकी माँ सब अलग अलग दल में माँ बेटे हो सकते रह के, तो हम किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। ये छूट बड़े लोगों को मिलेगी। राजनीति से तरफ हम ये बात करते हैं सिवनी पे, सिवनी के डेवलपमेंट पे। तो सिवनी का विकास जो है छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों की तुलना में रुका ही हुआ लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है यहाँ के नेताओं में, या क्या कमी है सिवनी में जो यहाँ का विकास नहीं हो पाया? नेताओं में तो कोई कमी नहीं है, नेता तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ विकास की मसीहा थी विमला वर्मा, ने बहुत विकास की जी। उसके बाद हरबंस सिंह जी ने यहाँ पे बहुत विकास किए। पर कांग्रेस के लीडर को विकास करने की बीमारी इसलिए होती है कि कांग्रेस के लीडर को एक एक वोट सेट करके चुनाव जीतना पड़ता है। हमारे भाजपा के साथी और मित्र आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, जनता के प्रति कोई बहुत जिम्मेदारी रहती नहीं। बड़ी मेहनत करते हैं विकास करने के लिए, मन में विकास करते रहते हैं, क्योंकि वो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोट तो मिलना ही है ना। जब तक आपके अंदर ये भय नहीं रहेगा कि यदि मैंने ठोस कोई काम करके नहीं दिखाया तो जनता मुझे बदल देगी, तब तक आप क्यों डरोगे? मेरे को भी यदि आसानी से जीत मिलेगी तो मैं क्यों डरूंगा? घर में सोया रहूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा और आसानी से जीत जाऊंगा। पर यदि मुझे पता रहेगा कि मुझे एक एक लोगों की खबर रखना है, फिक्र करना है, और यदि मैंने मेहनत नहीं की, लोगों के बीच में मेरा प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा तो मैं हार जाऊंगा, तो मैं भागूंगा, दौड़ूंगा। तो यहाँ आसान है। आप भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और आप भी सिवनी के विकास के लिए योगदान देने के आतुर हैं, वो सबको पता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका विजन क्या है सिवनी को लेकर, कि सिवनी में किन क्षेत्रों पे विकास होना चाहिए, कहाँ नहीं हुआ है और क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है सिवनी का? सिवनी में शिक्षा के क्षेत्र में भारी कमी है। यहाँ पे सरकारी तौर पे स्कूल और कॉलेजेस और बनना चाहिए, एक। दूसरा, यहाँ पर कृषि प्रधान और टूरिज्म जो है, कृषि और टूरिज्म इसके मिक्स से यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से, उनके उपयोग करके क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनके काम यहाँ पे आने चाहिए। बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है। टूरिज्म के लिए हमारे पास 5 नेशनल पार्क है और इसके अलावा भी हरा भरा है। और आजकल बहुत विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और काफी सारी चीजों को, होम स्टेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके क्षेत्र में काम किया जा सकता है। बड़ी रेल लाइन निकली है तो इसको डबल करने के बाद ही यहाँ पे रेलों की आवाजाही और गति बढ़ेगी। उसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि बाहर के लोगों को ये सस्ती जगह लगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जमीनों के दाम भी सस्ते हैं, ग्रीनरी बहुत है, बाहर के लोगों का आना जाना बढ़े। तो काफी सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मिलजुल के यदि काम करें। शहर के दायरे को बढ़ाए जाने की जरूरत है। MR1, MR2, MR3, MR4 रोड्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि शहर बहुत संकुचित है। एक ही मेन रोड लाइफ लाइन है, उसके बंद होने से चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
तो इसको भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है। चूंकि हरबंस सिंह जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़के इस पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछवा दिया है, तो उन नहरों के माध्यम से भी अब जो पैसा आएगा और जो यहाँ पे लोगों की आय बढ़ेगी, उसके माध्यम से भी यहाँ पे काफी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। नए छोटे छोटे क्षेत्रों को खोजे जाने की जरूरत है जिनमें और नए लोग आके अपने काम डाल सकें। बहुत होप वाला शहर नहीं है, लेकिन बिल्कुल होप खत्म है ऐसा भी शहर नहीं है। पर चूंकि कमलनाथ जी एक शक्तिशाली नेता थे, उनने अपने क्षेत्र में हर तरह की इफेक्ट, उनका कारपोरेट से रिलेशन अच्छा है, काफी कुछ है। पहला जिला होगा आसपास के जिलों में जहां हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय हैं, बिल्कुल ठीक है, वहां पे कॉल सेंटर्स हैं, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना काम डाला हुआ है। उसकी बराबरी भले ना हो पाए, लेकिन फिर भी बहुत छोटी छोटी चीजें जो करंट फाइनेंशियल सिनेरियो है, इसमें छोटी छोटी चीजों में काम करके इनको बढ़ाया जा तो सकता इन है। प्रयासों में कमी कहाँ रह रही है कि जो अभी तक काम हुआ नहीं है सिवनी में इस तरीके कमी है ना, हमारी चाची जीत गई है बालाघाट से, अब उनको पौधारोपण और इसकी उसकी तो फुर्सत है, लेकिन कभी उनके पास फुर्सत नहीं होगी कि सिवनी के विकास का, सिवनी जिले के लोगों के साथ बैठ के रोड मैप बनाए। और फिर बनाने बैठी भी, वे 2 ही विधानसभा के सांसद हैं, 2 के चाचा फग्गन है, जो केंद्र में मंत्री नहीं, उनको बना दो मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री, वे कच्चू नहीं करन के, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज दिनांक तक आप भी यहाँ रहते हो, हम सब भी देख रहे हैं कि हमारे जिले से जीत के जाने के बावजूद फग्गन सिंह जी की क्या ठोस उपलब्धि है। जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है वो भी मुनमुन के नाम लिखी गई, जबकि वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे केंद्र में, जी है ना। तो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, और सिवनी के लोगों को इसका बहुत बड़ा धन्यवाद है। वोट वो पेल के दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फग्गन सिंह जी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो सिवनी का विकास हो जाए। अब या तो भावना में वोट दे दो या विकास को ढूंढ लो। तो भावना में जब तक वोट देते रहेंगे, विकास की कोई संभावना नहीं। मैं पर्ची भी लाया हूँ कि हमारे कौन कौन से सवाल रह गए। आप स्कूल में कैसे थे, पर्ची ले गए हो कभी आप स्कूल? नहीं, हमारा एक चरित्र है, हमने चूंकि स्टूडेंट लीडर थे कॉलेज में, स्कूल में तो कुछ चलता नहीं था ऐसा, तो हमने, हमारे जो छात्र नेता साथी थे, उनने कभी कोई गलत तरीकों का भी उपयोग करने के लिए कहे तो हमने कहा कि यार थोड़ा सा कर लो, क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाए हो। हमको पता था कि इनके वैसे भी जीवन में कोई IAS IPS में होना नहीं, लेकिन हमको नकल नहीं करने की बीमारी थी, है और रहेगी। और दूसरी चीज, हमारा जो थोड़ा बहुत अध्ययन है, आप किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न पूछ लो, हम अभी यहाँ बैठे बैठे ही आपको जवाब दे देंगे, और उतने जवाब में आप फर्स्ट डिवीजन के ग्रेड मार्क से पास हो जाओगे लगभग। बहुत टिपिकल नहीं हो तो जो नॉर्मल BA MA के सब्जेक्ट है उनका हमारा अध्ययन थोड़ा ठीक ठाक है। हमारी लाइब्रेरी में 1000-1500 किताब छोटी मोटी हैं, और जो नहीं है उनसे ज्यादा अध्ययन किए, तो थोड़े बहुत अध्ययन है लगातार, शुरू से इसकी बीमारी है। तो यूथ जो राजनीति में, लाइब्रेरी हम देख लेंगे, लाइब्रेरी हम देख लेंगे, तो दिखाएंगे आपको। लेकिन मेरा ये सवाल था कि यूथ को क्या पढ़ना चाहिए? आज का यूथ जो है बहुत मिसगाइड हो गया है, मुझे लगता है वो बहुत भावुक हो गया है या फिर रेडिकल हो गया है। किसी भी पक्ष में, वो लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी हो, वो बहुत रेडिकल वे में बात कर रहा है। तो उसको तोड़ने के लिए किन किताबों को पढ़ना चाहिए? आपका क्या अनुभव है इस पर? राहुल गांधी जी अभी लोकसभा में बोल रहे थे जी, तो शिव के ऊपर बोल रहे थे। वो उनका इंग्लिश वर्जन था जो वो शिव के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान शिव को ही जो हमारे बड़े बड़े तथाकथित नेता हैं, जो अभी छोटी मोटी बात में हंगामा क्रिएट करके आपको देशद्रोही साबित कर सकते हैं। अभी अपन बहुत सारी किताबें इसके उसके पढ़, यदि आप जिस आइडियोलॉजी को, जिस धर्म को मान रहे हो, उसके बारे में ही यदि लिबरल माइंड से अच्छा अध्ययन किया जाए, तो उनको पता चलेगा कि हमारा धर्म वास्तव में क्या है, क्या सनातन है, क्या हिंदू है, कहाँ से क्या आया, कैसे आया, क्या सुधार हुए। एक बात। अब रही बात कौन सी किताबें नहीं, अध्ययन करना ही चाहिए, और स्वस्थ डिबेट होना चाहिए। यहाँ तो डिबेट का माहौल ही नहीं है। वास्तव में जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बातचीत होना चाहिए। जब एक मामला चला देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, तो JNU में लगातार हर सैटरडे संडे को देशद्रोह के ऊपर डिस्कशन हुआ काफी समय तक। तो यदि वहां डिस्कशन हो सकता है, और हर जगह देखो, जब तक मीटिंग क्या होती है, मीटिंग
इसलिए होती है कि कोई एक मुद्दे में विभिन्न तरह के लोग अपनी राय दे सकें। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र बहुत सारे लोगों का एक समूह है जिसमें हर विचार का व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेगा और फिर अल्टीमेट बहुमत वाले या वो लोग उन बातों को भी स्थान देंगे विपक्ष की। अब वो तो छोड़ो लोकतंत्र में कि किसका पक्ष ज्यादा है और कौन विपक्ष में कम है, इसको छोड़ो। अब तो पार्टियों में, ग्रुप में सहमति का लोकतंत्र। मैं यदि अपने ग्रुप का लीडर हूं तो फिर मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। यदि मैं अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, तो मैं भी जो कर रहा हूँ उसमें सबको सहमति देना। अब सहमति का लोकतंत्र हो गया। अगर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के या बीजेपी के हैं, अब मैं तो नहीं कहता, हमारी पार्टी में तो फिर भी हम नए लोग हैं तो बहुत डिबेट हो रही है, पर सहमति के लोकतंत्र का जमाना आएगा तो देश का नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा। और यदि आप लोकतंत्र में असहमति को स्थान दोगे, उनकी बातों को सुनोगे और उनकी ठीक बातों को रखोगे तो आप आगे जाओगे। तो अध्ययन जरूरी है। अध्ययन किसी भी इस तरह का ढंग का है नहीं। मैं अपनी किताबें कई लोगों को देना चाहता हूँ, आते हैं देखते हैं, पर क्या है कि वो संबंध व्यवहार में किताब ले जाते हैं और फिर कभी लाके नहीं देते। सबसे बड़ी और जब देते हैं तो उसकी वो दुर्गति होती है किताब की कि वो किताबें ही अपने आप को नहीं पहचान पाती। तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, चीजों को पता करने में, फैक्ट पता करने में। एक और चीज है जिसपे मैं चाहूंगा कि बात होना चाहिए, ट्रस्टेड न्यूज के सोर्सेस से आपको न्यूज पढ़नी चाहिए। ओके, है ना। मैं अपने मोबाइल में जिन भी सोर्सेस से न्यूज पढ़ता हूँ तो जो ट्रस्टेड सोर्स है उनको खोजता हूँ। यदि कोई न्यूज में मुझे डाउट लगा तो मैं उसको अलग अलग तरह से और सोर्सेस से खोजने की कोशिश करता हूँ। पर मैंने सामान्य तौर पे देखा है कि एक पोस्ट कोई व्हाट्सएप या फेसबुक में आई, लोग उसके आधार पर धारणा बना लेते हैं, वो पता ही नहीं करना चाहते कि आगे क्या हुआ। तो ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। क्योंकि ये ट्रस्टेड से याद आया कि सिवनी में भी पत्रकारों की एक बहुत बड़ी फौज है। जितने वकील होंगे उतने ही पत्रकार है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी संख्या कोई गिन ही नहीं सकता है। यहाँ क्या सिवनी के पूरे मध्य प्रदेश में भी ऐसी संख्या है। तो सिवनी के पत्रकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, मैं बहुत लोगों से डिबेट करता हूँ सिवनी के पत्रकारों के ऊपर। तो इस पर आप कुछ मुझे दो लाइनर आपके अनुभव से बताओ। सिवनी शिव की नगरी है जी, यहाँ बुद्धिमान लोग बसते हैं। जहाँ बुद्धिमान बसते हैं पहले तो लोकल को पसंद नहीं करते। हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया सिवनी तो वो हमेशा बाहर के लोगों को पसंद करते हैं। तो वो तो एक दिख गया। और चूंकि बुद्धिमान है तो बुद्धिमान आदमी कहाँ जाए तो पत्रकार बन जाता है। या बुद्धिमान है, अब बेवकूफ आदमी तो पत्रकार बन नहीं सकता। तो यहाँ जो पत्रकार है वो सब बुद्धिमान है और उनकी बुद्धि के कारण ही सिवनी जो थोड़ी बहुत है वो चल पा रही है ठीक से, क्योंकि वो लोग बड़ी गहरी नजर रखे रहते हैं। हाँ, कहीं जरा सा भी 3-13 होने नहीं देते, तुरंत व्हाट्सएप में पीडीएफ वायरल होने लगती है। तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना। तो मेरा कहना है कि यहाँ तो बुद्धिमान लोग हैं और उनकी बुद्धि के दम पे ही नेता लोग जो काम नहीं कर रहे हैं पत्रकार कर पा रहे हैं। तो इसके कारण जो थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है वो हो रहा है। अब हम हमारे इंटरव्यू के पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम कुछ 2-4 नाम लेंगे, उसको आपको वन लाइनर में बताना है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना। यदि उनकी डिस्क्रिप्शन एक लाइन से ज्यादा की रही तो आप दे सकते हैं, हम काट लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है कैमरा और एडिटिंग। मतलब आप लोग भी वही करने लगे जो दूसरे कर रहे हैं। आप दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। उसमें कोई पहला नाम है राजा बघेल। हाँ, क्या राजा बघेल? आप ये कोई काम के आदमी नहीं है, वर्तमान समय से इनका कोई तारतम्य नहीं बैठता। आनंद पंजवानी, ये बहुत होशियार हैं, 55 लाख रुपए की वसूली कांग्रेस बीजेपी से विधायक बन के कर लेंगे। दिनेश राय मुनमुन, अब इनका नंबर खत्म, आनंद आ गए। राजेश त्रिवेदी, इनका काम वैसे ही खत्म हो चुका है, जो ढूंढ रहे हैं अपनी जगह। और अंतिम नाम मैं लेना चाहूंगा राजकुमार खुराना जी। हाँ, वो हमारे बड़े भाई हैं और अब वो हमारे गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के बारे में, इस बातचीत के बारे में आपको क्या अच्छा लगा और हमारे सिवनी लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करने को कह दीजिए। सिवनी की जो आपकी ये पॉडकास्ट है इसको लाइक भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, और आप जो ये बातचीत कर रहे हैं इसका सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और ये ऐसे भी बढ़ना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स हों, ताकि लोगों को पता चले कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके सामाजिक नेता या उनके बिजनेस में जो नेता हैं या जिस भी क्षेत्र में उनके नेता हैं वो आपस में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं। और जब बातचीत का क्रम ईमानदारी से होगा, डिस्कशन डिबेट्स होंगी, तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं है कि कोई जीते कोई हारे, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, सिवनी का तो फायदा होगा। तो यदि आपने पहल चालू की है
तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आपकी पहल एक समय में इतनी बढ़ जाए कि बड़े हेल्दी डिस्कशंस हों, डिबेट्स हों और कई इश्यूज पे बातचीत हो, जिससे कि सही मायने में सिवनी को कोई लाभ हो सके और आपकी पत्रकारिता को भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। सिवनी लाइव, सिवनी की सच्ची आवाज।